जय हिंद योद्धास, दिस इज विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज आपका एसपीआई का हिस्ट्री सेक्शन का पहला लेक्चर होने वाला है और उसका टॉपिक है अर्ली ब्रिटिश एरा। अभी बात करते हैं व्हाट डज इट मीन अर्ली ब्रिटिश एरा। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए एज अ ट्रेडिंग पर्पस, तो जब इंडिया में आए तब से लेके जब तक उन्होंने इंडिया के ऊपर पूरा राज करना स्टार्ट कर दिया, तब तक का जो टाइम लाइन है उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या आपके एसपीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, वही आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन इन्वेंशन की। व्हाट डज इट मीन यूरोपियन इन्वेंशन। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ से काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी वो ऑलरेडी डेवलप थी, तो उनको ट्रेडिंग पर्पस अपना सेटअप करना था। तो उसमें से उन्होंने एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए पूरे वर्ल्ड की नई नई कंट्रीज़ की खोज शुरू कर दी। तो उसमें से पहला कंट्री था पोर्तुगीज़। जो पोर्तुगीज़ इंडिया में पहले आए थे। ठीक है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसपीआई के लिए। बेसिकली ये जो पोर्तुगीज़ आए थे इंडिया में 1498 में। ठीक है, यहाँ पे है आपका 1498 में पोर्तुगीज़ आए थे। जब वो इंडिया में आए तो यहाँ पे उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स लगा दी। उसके बाद में आए आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ठीक है, वो सबसे बड़े इंडिया के ऊपर जिन्होंने अगर राज किया होगा तो वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। वो आए थे 1600 में। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देयर इज़ अ ग्रे कवरेज इन द मैप। ये सारा ग्रे कवरेज जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला और एडमिनिस्टर किया जाने वाला एरिया था। उसके बाद में डच आए। आपके जो डच आए 1602 में, वो थे नीदरलैंड से। ठीक है, दे वर फ्रॉम नीदरलैंड्स। सॉरी, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हो, दिस इज़ अ ग्रीन मार्क। और ये ग्रीन मार्क जो है ना, वो पूरा आता है कवरेज डच का। मतलब 1602 में जब आए थे तो उस टाइम पे डचों ने उतना एरिया अपने अंडर लिया था। ठीक है, उसके बाद में आए आपके फ्रेंच। जो फ्रेंच आए थे वो आए थे 1664 में। 1664 में आए थे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रीन कवरेज है। ठीक है, वो है फ्रेंच के अंडर। अभी बात करते हैं ये वास्को द गामा की। तो ये वास्को द गामा है आपके एसपीआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको आपकी याद आ गई और उन्होंने कहा हेलो योद्धास। ठीक है, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो उनका कहना है कि आई एम द फाउंडर ऑफ फर्स्ट सी रूट टू इंडिया। मतलब इन्होंने यूरोप कॉन्टिनेंट से इंडिया की तरफ आने वाला पहला सी रूट फाउंड किया। ठीक है, एंड ही वॉज फ्रॉम पोर्तुगाल। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने कोझिकोड नाम की एक जगह थी, अभी फिलहाल उसको कैलिकट कहा जाता है, वो है केरला में, वहाँ पे वो सेटल हो गए। ठीक है, ये आपके एसपीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी देखो, जब वो सारी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आ गई तो उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं तो उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो उसका बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन था तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बन गया बैटल में। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी दो पावर्स थी, एक थी ब्रिटिशर्स, दूसरी थी फ्रेंच। तो उनके बीच में 3 जंग छिड़ी, उनको ही कहा जाता है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। उनमें से एक जंग जो है वो फ्रेंच जीते, बाकी की 2 जंग फ्रेंच हार गए। ठीक है, उसमें से जो जंग जीतने के बाद में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच वालों से ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करवा ली और ब्रिटिशर्स को वो बैटल जीत गए वो। ठीक है, उसके बाद में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं उन ट्रेडिंग कंपनीज़ की। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जब वो इंडिया में आई थी तो उन्होंने सबसे पहला उनका मकसद था कि जस्ट टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेडिंग उनका मकसद था। तो धीरे धीरे उनका मेन मकसद तो था जस्ट रूल, बट सबसे पहले ट्रेडिंग मकसद था। तो ट्रेडिंग मकसद के लिए उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री जो है अपनी वो सूरत में सेटअप की। उसके बाद में दूसरी फैक्ट्री जो है वो है मसूलीपट्टनम में सेटअप की। और जब वो इंडिया में आए तो इनको किसी ना किसी तो रूलर ने परमिशन दी होगी ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो परमिशन उनको मिली थी जहांगीर से। तो मुगल रूलर थे हमारे, वो उनसे उनको ट्रेडिंग परमिशन मिली थी। ठीक है, तो उसके बाद में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये है लंदन में, मतलब यूनाइटेड किंगडम लंदन। ठीक है, तो अभी बात करते हैं फ्रेंच की। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी इंडिया में आई। उन्होंने भी पहली फैक्ट्री सूरत में लगवाई, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगवाई और इनको जो ट्रेडिंग राइट्स दिए गए वो है औरंगजेब से दिए गए। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो सारे रूलर्स हैं, ये जो सारे ट्रेडिंग कंपनीज़ है, इनका सबसे पहला मकसद था कि जस्ट टू ट्रेड। बट उसके बाद में धीरे धीरे उनका मकसद शिफ्ट होने लगा जस्ट रूलिंग की तरफ, है ना, रूल द कंट्री। तो रूलिंग की तरफ मकसद शिफ्ट होने लगा। तो उसमें से सबसे बड़े डोमिनेंट पोजीशन पे था वो था ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन वालों ने इंडियन रूलर से जंग छिड़ दी। ठीक है, तो वो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। मैसूर के एक राजा थे। ठीक है, उस राजा से उनका वॉर हुआ और उस टोटल वो 3 वॉर हुए। ठीक है, देयर वर टोटल 3 मेजर वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर रूलर। मैसूर रूलर का नाम मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ब्रिटिशर्स ने ये जो टोटल वॉर है, जो एंग्लो मैसूर वॉर है, उसको
ब्रिटिशर्स ने जीत लिया और उस राजा से ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन कर ली, और वो सारी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम 1792 में उन्होंने साइन कर ली, ठीक है। 1792 में उन्होंने साइन कर लिया। आप यहाँ पे मैप पे देख पा रहे होंगे, देयर इज ऑल द मैसूर किंगडम एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो अभी देखो, ये है आपके टीपू सुल्तान, ठीक है, एंड ये है हैदर अली, ठीक है। दिस वर द 2 मैसूर रूलर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा, ठीक है। तो आप इनके नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, आपके नोट्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने तो साउथ का थोड़ा कब्जा कर लिया, ठीक है, उनको मैसूर मिल गया, मतलब साउथ का कब्जा कर लिया। अभी बात करते हैं ईस्टर्न पार्ट की इंडिया की। तो वो सबसे बड़ा पोर्टिंग का ये हब जो था उस टाइम पे वो था कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता में एक रूलर थे, उनसे भी ब्रिटिशर्स ने सेम जंग छेड़ दी, और वो बैटल ऑफ प्लासी जो है, बैटल ऑफ प्लासी एक ही हुई, और उस बैटल ऑफ प्लासी 1757 में फॉट की गई बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो बैटल फॉट की गई। तो उस टाइम पे जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो थे आपके सिराज उद्दौला, ठीक है। आप लिख पा सकते हो सिराज उद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला, ठीक है। अभी देखो, अभी है बात करते हैं मराठास की। तो मराठास का जो पॉइंट है ना, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको अगर पता होगा तो इंडियन नेवी के फाउंडर है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई तो उसके बाद में मराठा किंगडम एक इसमें बढ़ गया, ठीक है। देयर वर रूलर्स, पेशवा और भोसला, सिंधियाज, इनमें बढ़ गया, ठीक है। तो उसके लिए भी मराठास को भी कैप्चर करना ब्रिटिशर्स को, मतलब मराठास को भी हराना ब्रिटिशर्स को इंपॉर्टेंट लगा, और ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ भी 3 जंग छेड़ दी। और तीनों जंग, पहली जंग हुई मराठास के साथ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, वो हुआ 1775 में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हुआ आपका 1803 में, ठीक है। उसके बाद में आपका तीसरा हुआ 1817 में। और जब तीसरा वॉर जब मराठा हार गए तो उसमें बाजीराव II जो थे, लास्ट रूलर ऑफ मराठा किंगडम, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वसई साइन कर दी 31 दिसंबर 1802 में। और यही ट्रीटी मराठा एम्पायर को डिक्लाइन करने के लिए काफ़ी थी, और इस ट्रीटी से ही मराठा एम्पायर का डिक्लाइनाइजेशन स्टार्ट हो गया, है ना, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अभी मराठास जो है, यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एसपीआई के कंसर्न से पढ़ो, आपको 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले पेशवाज जो है, पेशवाज पुणे को संभालते थे। उसके बाद में होलकर जो है वो इंदौर को संभालते थे। उसके बाद में सिंधियाज जो है वो ग्वालियर को संभालते थे। उसके बाद में भोसले जो है वो नागपुर को संभालते थे। इनको एक स्पेसिफाइड एरिया दिया जाता था और उस एरिया का वो कंट्रोल करते थे, और जब जंग वगैरह छिड़ती थी तो वो सारे इकट्ठा आके जंग वगैरह करते थे, ठीक है। तो अभी पेशवाज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम, बिकॉज आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवाज वर द ओनली जो सबसे बड़े फाइटर्स जिनको कहा जाता था, ठीक है, सबसे बड़े रूलर्स जिनको कहा जाता था। तो पेशवाज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर अगर कोई होगा तो वो है बाजीराव I, ठीक है। तो बाजीराव I वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द पेशवा। एंड ये जो बाजीराव II है, इन्होंने साइन की थी ट्रीटी ऑफ वसई। ये आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर अगर पूछता है तो आपको बताना है बाजीराव I, और सबसे लास्ट रूलर अगर पूछता है तो वो है बाजीराव II। उसके बाद में बाजीराव I के बाद में नाना साहेब आए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में जब एट दी एंड बाजीराव फर्स्ट, है ना, तो जब एट दी एंड ऑफ मराठा एम्पायर, तो देयर वॉज बैटल ऑफ पानीपत। वहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत, मराठाओं ने तीसरा बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, ठीक है। उस बैटल के तहत देखो, देर आर 3, आई जस्ट टोल्ड यू कि हमने मतलब इंडिया में 3 बैटल हुई पानीपत की, है ना। पानीपत में वो लड़ाई हुई। सबसे पहला जो है वो है 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में हुआ, और तीसरा जो है 1761 में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला बैटल हुआ वो 1526 में हुआ, वो बाबर एंड लोधी डायनेस्टी के बीच में हुआ था। उसके बाद में दूसरा बैटल जो है उसमें हेमू एंड अकबर के बीच में हुआ था। एंड तीसरा बैटल जो है वो मराठास एंड दुर्रानी एम्पायर के बीच में हुआ था, ठीक है। तो दुर्रानी एम्पायर का जो किंग था, है ना, उसका नाम था अहमद शाह दुरानी, ठीक है, अहमद शाह दुरानी। तो आपके लिए सिर्फ ये ईयर आप जान लो, और थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ उनके बीच किन किन के बीच में होता वो पढ़ लो, ठीक है। अभी बात करते हैं
बंगाल प्रोविंस की। तो तब तक क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो वेल सेटल हो चुके थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ अपनाई थी, तो उन्होंने बंगाल पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दे इस्टेब्लिश्ड बंगाल एज अ फर्स्ट रूल्ड स्टेट बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, क्योंकि बंगाल का उनके पास राइट बहुत जल्दी आ गया था। तो अभी देखो बंगाल में, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में कुछ रूल्स उन्होंने क्या किया, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने पूरा फोकस हटा के, वो तो ऑलरेडी पूरे इंडिया के रूलर्स को हरा चुकी थी, तो वहाँ पे वो राज करने लगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो भी ब्रिटिशर्स के जनरल्स थे, है ना, जनरल्स, तो वो जनरल्स प्रेशराइज करके जो इंडियन रूलर्स थे उनको बोलते थे ठीक है आप ही रूल करो, बट उसका कंट्रोल हम करेंगे, है ना। मतलब सबसे पहला सब्सिडरी अलायंस, तो ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिडरी अलायंस लाया। मतलब अगर किसी रूलर क्या करेगा, खुद की आर्मी नहीं रखेगा, है ना, वो आर्मी बुलाएगा ब्रिटिशर्स की, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर रहेगा वो पूरा। एंड जो रूलर रहेगा ये पूरा जो टैक्स है उसकी जनता से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देगा, ठीक है, और ब्रिटिशर्स उसको बहुत कम पैसा देंगे एडमिनिस्टर करने के लिए। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद में ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब वही चीज़ कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पूरी जो ये है एरिया उसको गवर्न करते थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स द्वारा चलाया जाता था, और नाम के लिए सिर्फ रहते थे आपके नवाब और जो भी किंग है उस रीजन के वो रहते थे, एंड बाकी सारी कंट्रोल की सिस्टम जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी कंसेप्ट थी कि जिसकी वजह से अवध, झांसी, इन सारा इसका मतलब अगर किसी किंगडम को ये नहीं होगा जिसको वारस कहा जाता है, अगर वारस नहीं होगा तो वो किंगडम आगे नहीं बढ़ेगा, वो इसमें ब्रिटिश एम्पायर में सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर में वो जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वो बनाया था। उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स वो पूरे रीजन को गवर्नर जनरल्स एडमिनिस्टर करते थे, वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे। डोंट वरी, गवर्नर जनरल्स के ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो लेने वाले हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए टोटल 11 प्रोविंसेस बनाए थे, ठीक है, टोटल 11 प्रोविंसेस। आई थिंक ये जो ऊपर की 3 जो कंसेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी अलायंस, ड्यूअल गवर्नमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, उसके बारे में आपको सारा बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का जुल्म बढ़ने लगा, तो एक रिवोल्ट छेड़ दिया जनता ने, ठीक है, लोगों को गुस्सा काफ़ी आने लगा। तो उस रिवोल्ट का सबसे बड़ा कवरेज हुआ था पूरे इंडिया में। ये जो रिवोल्ट था वो पूरा नेशन वाइज स्प्रेड था, मतलब पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ था। तो उसके कुछ कॉजेस थे। सबसे पहला कॉज पुअर गवर्नेंस, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जा रहा था वो काफ़ी बुरी लेवल का था। उसके बाद में एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड झांसी, मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसकी तहत झांसी और अवध ये दोनों एक सेपरेट स्टेट थे, एक सेपरेट किंगडम थे, उनको अनेक्स किया गया था, ठीक है, मतलब उनको विदाउट एनी रीज़न ब्रिटिशर्स के अंडर लिया गया था, विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शंस, मतलब क्या करते थे ब्रिटिशर्स, सारा पैसा हड़प लेते थे और इंडियन गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी पैसा नहीं देते थे, ठीक है, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शंस वहाँ पे था। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन विथ सिपॉय, यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन विथ सिपॉय ना, ये सबसे बड़ा रीज़न था इस रिवोल्ट के लिए, ठीक है, तो इस रिवोल्ट के लिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो क्या करते थे, अगर अफसर जो है, अफसर रहते थे ब्रिटेन से और जो सोल्जर्स रहते थे इंडिया से, तो दोनों के बीच में उनको तनख्वाह अलग, इंडियन वालों को तनख्वाह कम, ब्रिटिशर्स को फैसिलिटीज़ अच्छी, इंडियंस को फैसिलिटीज़ कम, तो ऐसी सारी चीज़ें थी। उसके बाद में इल ट्रीटमेंट, मतलब ये जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, आप लिख सकते हो, ठीक है, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था एज कम्पेयर टू अदर रूलर्स, ठीक है। उसके बाद में लो पोजीशन टू इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसी ही चीज़ थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को जगह तो दी थी उन्होंने, बट काफ़ी ज़्यादा लो पोजीशन, मतलब उनके जो भी ओपिनियंस होते थे वो कभी मैटर नहीं करते थे उनके लिए, ठीक है। तो दिस वर द मेजर कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसमें से एक सबसे बड़ा कॉज था वो था डिस्क्रिमिनेशन विद सिपॉय, एंड आपको पता होगा देयर वाज मंगल पांडे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम लीडर्स की। तो ये जो रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट में पूरे इंडिया में वो रिवोल्ट फैल गया और काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड होने लगा। तो उसमें से कुछ मेजर ऐसे पॉइंट्स थे। तो सबसे पहला प्लेस थी झांसी का जो रिवोल्ट था वो पूरा रानी लक्ष्मीबाई हैंडल कर रही थी। उसके बाद में कानपुर में तात्या टोपे एंड नाना साहेब हैंडल कर रहे थे, एंड उसके बाद में कुंवर सिंह जो है वो कर रहे थे बिहार का एरिया हैंडल। तो
तो ये जो है आपके 4 नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो, आपको शायद पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं इस 1857 रिवॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो 1857 रिवॉल्ट है उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया बाय विनायक दामोदर सावरकर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर किसी रिवोल्ट को कहा गया है तो वो कहा गया है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। उसके बाद में जो मंगल पांडे है, जिसे मैंने आपको बोला था, मंगल पांडे जो है इन्होंने रिवोल्ट की स्टार्टिंग में एक ऑफिसर के ऊपर फायर कर दिया था। उसका रीज़न था कि वो जो कारतूस जिनको कहा जाता है, तो इंडियन सोल्जर्स काफ़ी वहाँ पे ब्राह्मीण थे, है ना, और वो कारतूस गाय की चर्बी से बना हुआ था और वो कारतूस चबाने के लिए वो कहते थे टू फायर द बुलेट। और वो जब पता चला मंगल पांडे को कि दिस इज़ द थिंग कि वो गाय की चर्बी से बना होता है, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और एक ऑफिसर पे फायर कर दी। और वो मंगल पांडे जो थे वो थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बराकपुर से, उनकी रेजिमेंट का नाम है, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी सिपॉइज़ की, मतलब जो इंडियन सिपॉइज़ थे, इंडियन सिपाही थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस पूरी जो रिवोल्ट थी उसको कहा गया सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। उसके बाद में अभी ये जो है ये लास्ट की फैक्ट, लीडेड टू चेंज ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अभी देखो ये जो पूरा रिवोल्ट हुआ ना, तो इसका असर जो है उसका असर इतना बड़ा हुआ कि इंडिया के अंदर पहले थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरा संभालती थी। तो उसके बाद में ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसने ही खुद ने इंडिया चलाना अपने हाथ में ले लिया आफ्टर 1857 रिवोल्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें सिर्फ आपको 1857 रिवोल्ट, उसके बाद में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कहा है वो नोट डाउन कर लो। अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के आगे, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? तो वो थे आपके कैनिंग, ठीक है। ये मैंने आपको कैनिंग जो है वो थे, ऑप्शन ए कैनिंग, ठीक है। उसके बाद में हु कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ये थे विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर। उसके बाद में विच यूरोपियन कंपनी केम टू इंडिया फर्स्ट? मतलब सबसे पहले यूरोपियन कौन सी ऐसी कंपनी थी वो जो इंडिया में पहली बार आई थी, मतलब सबसे पहले आई थी, वो थे पोर्तुगीज़। और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्तुगीज़ ही थे, ठीक है, वो थे गोवा से गए थे, ठीक है। उसके बाद में विच मराठा कॉन्फेडरेसी यूज टू कंट्रोल नागपुर प्रोविंस? जैसे मैंने आपको बोला कि मराठा कॉन्फेडरेसी अलग अलग एरिया में बटी हुई थी, ठीक है। उसमें से इसका आंसर है आपका भोसलाज, ठीक है, नागपुरचे भोसले, ठीक है। उसके बाद में द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें मराठास का एंगेजमेंट था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। 1761 को आप इसके साथ में लिख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड का फॉट हुई थी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जस्ट डू वेल, जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना करो। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।